हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो जेईई, नीट और बोर्ड तीनों के लिए सफिशिएंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर सच दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho is equals to a by small r, where a is a positive constant and r is the distance from the center. Electric field at any inside point at r is equals to r1। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, एक रेडियस r का एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है। इंसुलेटिंग हमने बाहर से कुछ नहीं है इसमें। एन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस दे रखा है r, है ना। इस चार्ज इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर, नॉन यूनिफॉर्म मैनर में चार्ज करा है। इसमें इसकी चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है a बाय स्मॉल r। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज की डेंसिटी कम होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पर मुझे रो की वैल्यू दे रखी है, ये क्या है मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू कितना चार्ज है, डी क्यू बाय डी वी। डी क्यू चार्ज है और डी वी वॉल्यूम। ये हमेशा ट्रू होगा। अगर ये कांस्टेंट होते तो क्यू बाय वी भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब इन्होंने बोला कि ये वेरी कर रही है ना, ये वेरी कर रही है और ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, आर इस डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि अगर मैं इसके अंदर कोई ना कोई डिस्टेंस r1 पे गई तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। मुझे बताना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। मुझे एक चीज पता है कि हम सिंपली जब पढ़ करते हैं, अगर मेरे पास एक सिंपल स्फीयर है, ऐसे बोल दिया कि एक सिंपल स्फीयर है, इसमें कहीं भी है, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे वो कंडक्टिंग हो। अगर वो नॉन कंडक्टिंग है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है और मैंने इसको चार्ज क्यों दे रखा है, तो ये सारी जगह पे फैला हुआ रहता है ना, ये चार्ज पूरा चार्ज क्यों है। और अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो मैंने जो चार्ज दे रखा है वो सिर्फ सरफेस पर रहता है। इसका रेडियस मान लेते हैं r है, इसका रेडियस भी r है। हम सिंपल जो कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर यहाँ से एक स्मॉल r डिस्टेंस दूर में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती हूँ तो वो हो जाती है कि और चार्ज कितना है इसके पास, टोटल जितना इसके अंदर एक स्फीयर बनेगा उसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज लेंगे, बाय में कितने डिस्टेंस पर हम देख रहे हैं वो r²। अगर इसके अंदर मैं देखूंगी, यहाँ पर समझो मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ पर एक स्फीयर बनाएंगे। इसके अंदर स्फीयर के अंदर जो चार्ज आएगा सिर्फ उसी चार्ज से कंसीडर करा जाएगा। वो मान लेते हैं v के लिए स्मॉल क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी k स्मॉल क्यू बाय x²। यहाँ पे सेम सिंपल होता है। यहाँ पर अगर मैंने देखा तो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और अगर मैं बाहर जाऊंगी, है ना, तो यहाँ पर अगर मैं r डिस्टेंस दूर गई तो इसके अंदर कैपिटल क्यू चार्ज है टोटल, यहाँ पे एक स्फीयर में कैपिटल क्यू चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर k क्यू बाय r² आ जाएगा। यही कंसेप्ट होगा ना, यही कंसेप्ट होगा ना। यहाँ पर भी सेम हम चीज लेंगे, हमारे स्फीयर में जितना भी चार्ज आएगा वो लिखना होगा। स्फीयर में जितना भी चार्ज आएगा सिर्फ वो लिखेंगे, है ना। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे मुझे निकालना है तो इसके अंदर जितना भी चार्ज आएगा वो लिखना है। यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो यहाँ पर हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं चार्ज देखूं तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी रो डी वी, है ना। तो मुझे अगर टोटल चार्ज निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके निकलेगा। अगर मैं एक सिंपल एक स्फीयर की वॉल्यूम की बात करूं r डिस्टेंस पर, r1 डिस्टेंस, r कोई भी जनरल पॉइंट r डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है, जैसे यहाँ पर जो ये r दे रखा है ये वेरिएबल है, एंड दिस a इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, तो इसका वॉल्यूम मुझे मैं मान लेती हूँ r रेडियस पर वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 बाई r²। अब मैं अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं r के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो कितना हो जाएगा ये dv बाई dr इज इक्वल्स टू 4/3 पाई। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो ये 3 पावर बाहर आ जाएगा r² और dr बाई dr 1 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं निकालूं यहाँ से dv कितना आ रहा है मेरे पास, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r² dr। ये जो आ रहा है इसको पुट करके टोटल चार्ज निकाल लेंगे।
है ना। तो यहाँ पे आंसर अगर हम सॉल्यूशन लिख दे तो सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा, यहाँ पर अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है दैट इज इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू क्यू टोटल आ जाएगा जितना इस स्फीयर के अंदर है, सिर्फ इस वाले स्फीयर के अंदर, सारे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर की तरफ चार्ज ज्यादा है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये धीरे धीरे जैसे हम दूर जाएंगे चार्ज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल चार्ज निकालूं किसके अंदर, इन स्फीयर ऑफ रेडियस r1, तो वो आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन डी को करना पड़ेगा 0 से लेकर q तक, कुछ मान लेते हैं कोई ना कोई स्मॉल q मान लेते हैं, स्मॉल q या फिर स्मॉल q ज्यादा चलो ठीक है स्मॉल q मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल q के बराबर आएगा। और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर करना पड़ेगा इंटीग्रेट, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो मैंने रो की वैल्यू लिख सकते हैं a बाय स्मॉल r, dv की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे 4 बाई स्मॉल r का स्क्वायर dr, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, यहाँ तक की वैल्यू बात कर रहे हैं, बस यहाँ तक का चार्ज चाहिए मुझे, तो 0 से लेकर r1 तक का इंटीग्रेट कर देंगे। एक कांस्टेंट का बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 4 बाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक r से कैंसिल हो जाएगा, r बाय डी आर बचेगा, 0 से लेकर r1 तक इंटीग्रेट कर देंगे, a बाय 4 बाई इसका इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाय 2 और लिमिट डलेगी 0 से लेकर r1 तक, लिमिट डालने के बाद वो आ जाएगा 4a पाई, ये आ जाएगा r1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस r, इसकी वैल्यू 0 डालेंगे, 0 का स्क्वायर बाय 2, 0 का स्क्वायर फायदा नहीं है 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4a पाई r1 का स्क्वायर बाय 2, ये वो चार्ज आ गया जो इसके अंदर है। हम एक सिंपल कंसेप्ट लगाते हैं कि इस जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E मैंने मांगी, मुझे वो निकालना है, तो E इज इक्वल टू के, जो चार्ज उस स्फीयर के अंदर है वो रखेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल क्यू माना है, बाय में इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा r1 का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा के की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये वाला क्या अलग है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और मुझे नहीं है और कोई कांस्टेंट नहीं है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q जो इसके अंदर एंक्लोज्ड है वो ये वाला है 4a पाई r1 का स्क्वायर, टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पर r1 का स्क्वायर, r1 स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ रहा है मेरे पास a बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, देयरफॉर ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, मतलब एक स्फीयर के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब सारे वॉल्यूम के अंदर भरा हुआ है, ये तभी हो सकता है जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज जो स्फीयर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, अगर ये कंडक्टिंग होगा तो चार्ज को कंडक्ट कर देगा, चार्ज की मोशन को अलाउड कर देगा, और चार्ज जो है सारा का सारा सरफेस पर चला जाएगा रिपेल करके, तो ये कंडीशन तभी हो सकती है जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। अब बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो उसके अंदर एक कैविटी मैंने बना दी यहाँ पर, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर कितनी होगी ये बोला है, तो नॉन यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होगी, जीरो होगी, या फिर सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज सॉलिड स्फीयर, सेम होगी जितनी चार्ज सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर होती है उतनी। एक्चुअल में इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है, ऐसी ना सीधी सीधी लाइंस होती है उनकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके अंदर, इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर यही कैविटी को मैंने इस कंसेंट्रिकली बनाया होता, एग्जैक्टली सेंटर में बनाया होता, इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के एग्जैक्टली सेंटर में बनाया होता, अगर ये कैविटी कैसी होती, अगर ये कैविटी इज कंसेंट्रिक, अगर कैविटी कंसेंट्रिक होती
सो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती। बट अगर कोई भी इस कंसेंट्रिक कैविटी को छोड़ के कोई भी आर्बिट्ररी कैविटी अगर मैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर कंसिडर करूंगी तो उन सब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो जीरो भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, बट एक जनरल क्राइटेरिया तो मैं यूनिफॉर्म मान के चलूंगी। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो कैविटी कहाँ बनाई है। अब एक जनरली आर्बिट्ररी कैविटी जो ज्यादा कंडीशन में विजिट है उन्हीं को कंसिडर करा जाएगा, यानी कि आंसर यूनिफॉर्म होगा। इसका प्रूफ हम आगे देख लेंगे कैसे होता है कि इसमें यूनिफॉर्म भी होती है तो कितनी होती है, रेडियस पर भी डिपेंड करती है नहीं करती है, ये सारी चीजें कि सेंटर से कितना दूर है ये कैविटी, उसका सेंटर और स्फीयर के मेन स्फीयर के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। बट इतना पता है कि पूरी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है टू चार्जेस माइनस क्यू जिसका मास m है एंड प्लस क्यू उसका भी मास m है आर अटैच बाय अ मासलेस रोड। एक मासलेस रोड के थ्रू दो चार्जेस अटैच हो रखे हैं, दोनों का मास m है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। लेंथ दे रखी है रोड की, इस रोड की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है स्मॉल एंड रिलीज इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस सिस्टम को मैंने छोड़ दिया। ये सिस्टम है, डाइपोल है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चार्जेस इज, इन चार्जेस की मैक्सिमम स्पीड हमसे पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी। तो अगर हम देखें, हमें पता है डाइपोल के केस में हमें निकालना आता है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखूंगी, मुझे एक चीज पता है जब थीटा 0 डिग्री होता है किसके बीच में, डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो प्लस चार्ज से की तरफ आती है, प्लस चार्ज की तरफ आती है, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन इसकी होती है, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, ऐसे आएगी ना। अब ये अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये डाइपोल मूवमेंट आ रही है, पी वेक्टर आ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो लाइन थी देखो ध्यान से, ये जो डाइपोल है इसकी जो लेंथ है उसकी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल था। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। दो वेक्टर के बीच में वो एंगल को कंसीडर करा जाता है जो छोटा एंगल होना चाहिए और वो एंगल होना चाहिए जो दोनों की टेल या दोनों के हेड को ज्वाइन करके बने। दोनों की टेल को ज्वाइन करके ये एंगल बन रहा है, तो छोटा वाला एंगल है, मतलब ये वाला एंगल मैं नहीं लूंगी, मैं ये वाला एंगल लूंगी। 120 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। एंगल जब 0 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में, तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। वो एक स्टेबल कंडीशन होती है जिस पर हर कोई जाना चाहता है। इस पॉइंट से मैंने इस डाइपोल को रिलीज करा, इस पॉइंट से इस डाइपोल को रिलीज करा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी, यानी कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, 0 रही होगी, है ना। मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पर, जब ये 0 डिग्री पर आ जाएगा यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर आ जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाएगा, तब इसकी मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि वहां तक इस पर टॉर्क लगेगी। अगर मैं टॉर्क का देखना चाहूँ टॉर्क कैसे लगेगी, यहाँ पर एक माइनस क्यू का चार्ज रखा है, यहाँ पर एक प्लस क्यू का चार्ज रखा है, ऐसे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है क्या, हाँ, तो यानी कि माइनस क्यू को उल्टी तरफ धक्का मारेगा और प्लस क्यू को अपनी तरफ धक्का मारेगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा। देखो ये ऐसे घूम के 0 डिग्री एंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये 0 डिग्री वाला जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वहां पे चीजें स्टेबल होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे होती है माइनस पी डॉट ई, है ना। उसी टाइम पर अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क हो जाता है पी क्रॉस ई। टॉर्क वेक्टर है तो पी क्रॉस ई यानी कि पी ई साइन थीटा और पी डॉट ई माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी जो मैं पी ई साइन थीटा लिखूंगी तो यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, है ना। ये माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, तो ये ऐसे फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब एंगल 0 डिग्री होता है। ये कोस की मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पर ही अचीव होती है, पी होगी तो हर किसी में आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं देखूं जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी कि ये जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ज्यादा ही रही होगी पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा रहेगी, तो जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी वहां तक जाते जाते लॉस कर देगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा वही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पर अचीव हो जाएगी। फिर वो ऑसिलेशन जो भी करेगा हमें उसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे जाके वो जब वो पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा, तो उसकी वजह से आगे बढ़ जाएगा, नेट टॉर्क 0 हो जाएगी। नेट फोर्स हमेशा डाइपोल पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 होती है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या बोला, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो यू अगर मेरे को इनिशियली तो 120 डिग्री के एंगल पर है, तो माइनस पीई cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120 की वैल्यू होती है -1,
-1/2 होती है -1/2, तो इसको लिखूंगी PE इंटू -1/2, ये हो जाएगी क्या प्लस PE/2। इतनी पोटेंशियल एनर्जी अभी इसके पास है। यू फाइनली मैं लेके जा दूं कब तक, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0, यानी कि -PE cos 0, -PE cos 0, cos 0 इज 1, -PE यू मिनिमम जो होता है वो 0 डिग्री पर क्यों होता है, क्योंकि देखो ये माइनस साइन चल रहा है, 0 डिग्री पर कोस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पहले मैंने गलत बोल दिया था, कोस की वैल्यू 0 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कोस की होगी, तो माइनस में तो जितना बड़ा वैल्यू होती है उतना मिनिमम वैल्यू होती है ना। इसमें मैं बोलूं कि -6 ज्यादा बड़ा है या -4, तो -6 छोटा है, -4 बड़ा है, माइनस में उल्टा हो जाता है, तो कोस की बड़ी वाली वैल्यू के लिए माइनस साइन आगे लगा हुआ, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें साइन मैटर करता है, उसकी वैल्यू को बताएगा। तो यहाँ पर जो कोस की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू इंडिकेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है आगे, तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम है, इतनी वैल्यू आ चुकी है पोटेंशियल एनर्जी की। फाइनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, यू फाइनल मुझे दे रखा है -P इनिशियली दे रखा है प्लस P ना, देखो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये आ जाएगा -3PE/2, एलसीएम लेंगे तो 3PE/2। जो P होता है वो डायपोल मूवमेंट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है जो चार्ज है, कोई भी एक चार्ज मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ चार्ज का, और लेंथ लेते हैं जो टोटल वाली इन दोनों के बीच में होती है। यहाँ पे चार्ज क्यू है, लेंथ है एल, दोनों चार्ज के बीच की लेंथ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3P की वैल्यू हो जाएगी QLE/2। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस बस ये बता रहा है कि फाइनल वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है या कम, कम। अगर मैं कम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है, यानी कि कम वाले में ज्यादा वाले को माइनस करूंगी तो 1 से माइनस का आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कम हो गई है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी को लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई है, क्या हो गई है, लॉस हो गई। इतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई है। बट मुझसे बोला था कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, मुझसे क्या बोला था, मुझसे बोला था मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, इसको बता देते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड हमें निकालनी है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 थी, फाइनली कुछ गेन हो जाएगी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हुई, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, UELE/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन हो जाएगी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, क्योंकि ड्रॉप या फिर रिलीज बेसिकली रिलीज करा है हमें यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको मैं लिख दूंगी हाफ mv², और इनिशियली 0 थी। अब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगी तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3QLE में m का रूट, यानी कि तुम बोलोगे कि भैया जी मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, विच इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हो गया, रॉन्ग इस वजह से हो गया क्योंकि तुमने जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखी है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यहाँ पे लिख रहे हैं, ये किसका लिख रहे हैं, ये सिस्टम का लिख रहे हैं, और सिस्टम में 2 चार्जेस आ रहे हैं, तो तुम किसी की एनर्जी बराबर कर रहे हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल से, तो उसमें भी जो एनर्जी अगर सिस्टम की एक तरफ लिख रहे हो, यहाँ पे मैंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, वहाँ पे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो मास तो 2 थे, एक का मास m था, दूसरे का मास भी m था, तो यहाँ पे मास जो ये m लिखा है ना वो गलत से दिया गया, तो यानी कि ये स्टेप से तुमने गलत कर दिया क्वेश्चन को, यानी कि क्या लिखेंगे 3QLE/2 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे मास 1 नहीं आएंगे, सिस्टम का मास लिखना है, 2 मास आएंगे -0 इनिशियल एनर्जी, है ना, -0 को मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी कितनी 3QLE/2m, 3QLE/2m का रूट। अब कौन सा ऑप्शन मैच करा, अब ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन 2, therefore हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन 2 इज माय करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, next question number 4 हमसे क्या कह रहा है, a short electric dipole is placed along a radial line। रेडियल लाइन वो लाइन होती है जो रेडियस से पास कर रही होती है, यानी कि देखो ये रेडियस से पास कर रही है लाइन, तो ये इसका रेडियस है, रेडियस से पास कर रही है, हम डायरेक्टली बोल दे कोई लाइन जो सेंटर से पास कर रही है, रेडियस एक लाइन होती है जो सेंटर से पास करती है। द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग अ रेडियल लाइन ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मुझे दिख रहा है और बाहर जो चार्ज है यानी कि कंडक्टिंग होगा,
ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज का जैसे लिखा हुआ है, और यहाँ मुझे डाइपोल दिखाया हुआ है जो कि इसकी रेडियल लाइन पर रखा हुआ है। इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय डाइपोल एट 2r डिस्टेंस, ये जो डाइपोल है ये r इज इक्वल टू, अगर 2r डिस्टेंस हो जाएगा तो फोर्स F1 एक्सपीरियंस कर रहा है, और अगर r की वैल्यू 4r के बराबर होगी तो फोर्स F2 एक्सपीरियंस कर रहा है। हमें बताना है कि F2 बाय F1 कितना होगा। F1 बाय F2 नहीं बोला, F2 बाय F1 पूछा है। F2 बाय F1 कितना होगा ये पूछा है। अब मुझे एक चीज पता है कि जिस फोर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है, फॉर्म करती है एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि भाई जो फोर्स है ना, इसका फोर्स एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, डाइपोल फोर्स को एक्सपीरियंस करना है। किसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा, स्फीयर की वजह से एक्सपीरियंस करेगा। स्फीयर की वजह से डाइपोल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर 2r डिस्टेंस पर रखते हैं तो F1 फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अगर 4r डिस्टेंस पर रखते हैं सेंटर से स्फीयर के तो F2 फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दोनों का रेशियो पूछा है। जितनी फोर्स 2r डिस्टेंस पर डाइपोल स्फीयर की वजह से एक्सपीरियंस करेगा, उतनी ही फोर्स स्फीयर भी तो डाइपोल की वजह से एक्सपीरियंस करेगा। ये जो डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो प्लस साइन की तरफ होती है, माइनस यहाँ पर होगा। मतलब जो प्लस क्यों रखना है माइनस क्यों रखना है, इसका डाइपोल मूवमेंट हमें पता है, हमने डिस्कस कर रखा है होता है डाइपोल की लेंथ रखी है। अब अगर मुझे फोर्स इस डाइपोल पर देखनी है तो इस माइनस चार्ज की वजह से ये प्लस है और ये माइनस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा फोर्स F से कुछ ना कुछ F डैश मान लो, और ये वाला जो है ये इसको रिपल करेगा F डबल डैश से। जो F डबल डैश फोर्स है वो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से कम हो जाएगी, और ये वाली जो फोर्स है ये फोर्स ज्यादा होगी, तो यानी कि नेट फोर्स इस डाइपोल पर इस साइड लगेगी। बट हमें अगर डाइपोल पर देखें तो डाइपोल पे हमें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जितनी ये फोर्स नेट इस पर लगेगी उतनी ही नेट फोर्स ये भी तो लगाएगा, ये भी इस पे भी तो लगेगी डाइपोल की वजह से। डाइपोल जितनी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस स्फीयर पर लगाएगा उतनी ही नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ये स्फीयर इस डाइपोल पर लगाएगा। ये जो फोर्स आपको दिखी हुई है ना उस फोर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितनी फोर्स इस पूरे स्फीयर पर इस डाइपोल की वजह से लगेगी। अब जब भी हम फोर्स लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते कि फोर्स इज इक्वल टू QE। क्यों क्या होता है, वो चार्ज होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमें फोर्स निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कितनी होगी, एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है जब हम डाइपोल की बात करें और डाइपोल के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सियल लाइन पर, तो वो क्या होता है 2kp बाय में r3, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 हो गया। kp तो कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 आ जाएगा तो फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 आएगी, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है। स्फीयर पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी आएगी, जैसे मैंने स्फीयर पे फोर्स निकाली तो चार्ज आएगा स्फीयर का, है ना, चार्ज ऑफ स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी भी वजह से, जो भी यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यहाँ पे सिस्टम में सिर्फ डाइपोल था, इसके अलावा अपनी पे फोर्स लगाएगा नहीं, अपनी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डाइपोल की आएगी। और यहाँ पे हम फोर्स किसके निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन स्फीयर ड्यू टू डाइपोल, जो किसके बराबर होगी, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू स्फीयर, कितनी होगी। तो फिर यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो चार्ज तो स्फीयर पे कांस्टेंट रहेगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, जो फोर्स लगेगी स्फीयर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो डाइपोल क्रिएट कर रहा है। डाइपोल एक्सियल लाइन पर r³ जो होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड r³ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाती है, तो फोर्स भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, तो F2 बाय F1 अगर तुम निकालना चाहोगे तो डायरेक्टली मैं सिंपली पहले F1 निकालूं तो F1 जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके 1/2r का होल क्यूब, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1/8r³, और F2 निकालने जाओगे तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/4r का क्यूब, यानी कि कितना हो जाता है 4r का क्यूब, इट इज 1/64r³। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, जब प्रोपोर्शनलिटी के अंदर बाद में रेशियो निकालते हैं तो वो कट जाता है, क्योंकि देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो कट के इक्वल टू साइन में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो कांस्टेंट्स आएंगे वो इसके अंदर भी आएंगे, इसके अंदर भी 2kp आएगा, इसके अंदर भी 2kp आएगा, इसके अंदर भी हमारा चार्ज आएगा स्फीयर का, इसके अंदर भी चार्ज आएगा स्फीयर का, कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल इसको रखोगे F2 वाला पहले रखना है तो यहाँ पे 1/64
आर क्यूब, और इसके लिए ऊपर हो जाएगा 1/8 आर क्यूब का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 आर क्यूब और नीचे आ जाएगा 1। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 8 टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1/8। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन आ गया 1। ऑप्शन 1 इज माय करेक्ट आंसर। अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन में दिया होता कि भाई मुझे 8/1 भी एक रेशियो दे रखा है, तो वो वैसे ही कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेशियो बोला है F2/F1 का। मैं इसको देख के बता सकती हूँ कि भाई F1 जब यहाँ पे फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, यानी कि डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स घटेगी। तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स घटेगी, फोर्स घटेगी तो F2 कम होगा, F2 कम होगा तो तुम छोटे को बड़े के नीचे रखोगे, तो तुमने छोटे को बड़े के नीचे रखोगे तो छोटा ऊपर है तो वो वैल्यू को 1 से कम कर देगा, है ना, तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, यानी कि आंसर 1 से कम होगा। इसमें सारे ऑप्शन 1 से कम थे, अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा होता वो वैसे ही कट जाता। ठीक है जी, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर अ कंडक्टिंग शेल एज शोन इन द फिगर। एक कंडक्टिंग शेल हमें फिगर में दिखा रखा है। जब भी शेल लिखेंगे ना क्वेश्चन में तो हम एक होलो स्फीयर को शेल कंसीडर करते हैं। ये इसका सिंबल है एक तरह का, इसी का दूसरा नाम। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस आर इनसाइड द शेल। 2 पॉइंट चार्जेस इस शेल के अंदर है और 2 पॉइंट चार्जेस इस शेल के बाहर है। Then induce charge on the outer surface of conducting shell। इस कंडक्टिंग शेल के आउटर सरफेस पर कितना इंड्यूस चार्ज क्रिएट होगा। ये चारों ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इसमें से एक आंसर होगा। कैसे निकालेंगे, तो ये जो प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू कुछ मेंशन नहीं करते चार्ज का, अगर साइन को प्लस मानते हैं, ये प्लस क्यू है तो अंदर की तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू। जैसे ये प्लस क्यू बना था, माइनस क्यू इंड्यूस करेगा अंदर, माइनस क्यू। और ये वाला जो है यहाँ पे प्लस Q2 है तो ये माइनस Q2 में जनरेट करेगा, तो अंदर वाला सरफेस है वो माइनस की तरह दिखाई दे रहा, लग जाएगा माइनस, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू है माइनस Q2 हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये इनसाइड सरफेस का चार्ज है, इनसाइड सरफेस का इंड्यूस चार्ज है ना। अब अगर मैं देखूं तो शेल जो है मेंशन नहीं कर रखा, तो मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मानेंगे स्टार्टिंग से। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो गए इन चार्जेस की वजह से, तो बाहर की तरफ पॉजिटिविटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होने लग जाएगी रिलेटिवली, तो बाहर की तरफ मुझे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगेगा, है ना। अब क्योंकि अंदर की तरफ कितना चार्ज गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज गया, माइनस Q1 माइनस Q2, तो अंदर की बाहर की तरफ आउटर सरफेस पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो भी तो कितना आएगा, वो प्लस का आ जाएगा, यानी कि प्लस Q1 प्लस Q2। तो हम ये भी तो सोच सकते हैं भाई, ये जो प्लस Q और बाहर रखा हुआ है ये भी तो इंड्यूस करेगा माइनस Q1 इसके सरफेस पर। एक्चुअल में क्या होता है, जो बाहर में इंड्यूस चार्ज होता है ना किसी भी शेल का, वो अंदर वाले चार्ज पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि बाहर वाला जो चार्ज होता है वो अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पेनिट्रेट करवा सकता है, इस कंडक्टर के अंदर, इस शेल के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पेनिट्रेट नहीं करवा सकता। जैसे कि गॉस लॉ में हम क्या पढ़ते थे, गॉस लॉ में बताते थे ना, गॉस लॉ जो था उसमें हम बताते हैं कि जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, वो क्या होता है, Q एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो एनक्लोज चार्ज लेते थे बस, क्यों, क्योंकि बाहर का चार्ज जो है उसका जो फ्लक्स होता है वो अंदर इस स्फीयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वो अंदर वाले स्फीयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट आता है। तो इस बाहर वाले चार्ज का तो क्या कोई इफेक्ट नहीं होगा, बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट होगा। अगर हम सोचें कि भाई एक सिंपल नेचर है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये लाइक चार्जेस है, अगर ये प्लस है तो ये प्लस को रिपेल तो करेगा, इतना तो कर सकता है, इतना तो करेगा। तो इस प्लस चार्ज को थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा, अपने पास से इस प्लस चार्ज को बाहर भगा देगा, और यहाँ से प्लस चार्ज को बाहर भगाएगा तो हम बोलेंगे माइनस Q4 इंड्यूस हो जाएगा। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज आने की वजह से यहाँ पे प्लस Q4 भी तो आ जाएगा ना, दोनों का मिला के, तो क्या हो गया, यहाँ माइनस Q4 तो इसे जनरेट करा, बट हम प्लस Q4 कर दे तो नेट चार्ज, तो भैया जी इंड्यूस जो चार्ज हुआ है सरफेस पर वो नेट चार्ज Q4 की वजह से 0 हो गया, इसने प्लस Q4 भी कर दिया माइनस Q4 भी कर दिया। सिंपली ये वाला क्या करेगा, प्लस चार्ज को हटा देगा, इस साइड उठा देगा, माइनस Q3 तो करा बट यहाँ पे प्लस Q3 भी तो कर दिया, माइनस Q3 तो करा बट प्लस Q3 भी कर दिया, तो ये नेट चार्ज पे इफेक्ट नहीं देगा। जो आउटर चार्जेस होते हैं ना बस वो शेल के
इन चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट देगा, बट इसके नेट इंड्यूस्ड आउटर सरफेस पर इफेक्ट नहीं देगा, वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से फर्क पड़ता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया Q1 प्लस Q2, Q1 plus Q2. It is option 1 is my correct answer. Therefore, option 1 is my correct answer of this question. Now, next question says a charged particle of mass 1 kg and charge 2 microcoulomb is thrown from a horizontal ground at an angle theta is equals to 45 degree with the speed 25 meter per second. क्या बोल रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज मुझे दे रखा है 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 into 10 to the power -6 कूलम, देन मास दे रखा है 1 kg इस चार्ज पार्टिकल में। A charge particle of mass 1 kg and charge 2 microcoulomb is thrown horizontal से मैंने इसको 45 डिग्री से थ्रो कर दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह लग रहा है। अब जो देखता है इसके अंदर वो क्या है, कौन सी फोर्स प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है। इसमें स्पीड बता रही है 25 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको थ्रो कर दिया। एम स्पेस इन स्पेस आ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है स्पेस के अंदर। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में प्रेजेंट है, यानी कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएगी या हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 into 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर लिख लो, न्यूटन कूलम लिख लो, न्यूटन पर कूलम लिख लो, वोल्ट पर मीटर लिख देते हैं। Exist the range of the charge particle on ground is close to, ग्राउंड पे कितना चार्ज पार्टिकल की रेंज होगी हमसे पूछा है। तो ये चार्ज पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेंशन नहीं है चार्ज का साइन क्या है तो प्लस मान लेते हैं, ये प्लस साइन का चार्ज होगा, है ना, प्लस साइन का चार्ज होगा तो इसमें इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी क्या, हाँ इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। और मास तुम्हें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो डायरेक्टली हमसे बोल रहे हैं कि ग्रेविटी को कंसीडर करो, है ना। यहाँ पे भी तो देखो लिखा, ग्रेविटी के लिए तुम्हें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्रेविटी को कंसीडर करना है। और इसकी वजह से ना इस बार देखो, जैसे कि हम सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये वेलोसिटी अगर है तो यहाँ पर एक एंगल थीटा है, तो ये Vx हो गया, ये Vy हो गया, ये Vx हो गया V cos थीटा, Vy हो गया V sin थीटा। हम बोल देते हैं कि जो V sin थीटा है वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वेरी करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वेरी करेगा, बट ये वाली फोर्स सिंपल प्रोजेक्टाइल के अंदर वेरी नहीं करती। बट यहाँ पर क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक फोर्स आ गई, कौन सी फोर्स आ गई, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में भी आ गई। तो अगर इसके कंपोनेंट्स में करूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी Vx, दैट इज 25 cos 45 डिग्री, यानी कि 25 cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और इधर साइड में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 25 sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये भी इतने आ जाएंगे, हाँ ये आ जाएगा। अब तुमसे बोला है इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज तुम्हें निकालनी है, रेंज यानी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, पहले टाइम और प्रोजेक्टाइल निकाल लेते हैं। प्रोजेक्टाइल का टाइम तो वैसे भी एक्स की वेलोसिटी पर डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा पूरी जर्नी के लिए, है ना, टोटल टाइम टेकन, ऐसे लिख देते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम पीरियड थोड़ा लगाएंगे तो इसलिए ऑक्सीलेशन भी नहीं है, एसएचएम भी नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा तुम्हारा, जैसे हम वहां पे लिखते थे ना 2u/y/g, ऐसे लिखते थे, मोशन की इक्वेशन से आता है u y यानी कि वेलोसिटी y डायरेक्शन की, कैसे निकालते हैं वो टाइम पीरियड, ऐसे निकालते थे। जो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन की होती है ना v = ut प्लस u + at, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन होती है मोशन की, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी रख देते हैं कि हाफ टाइम पीरियड में जब वो टॉप पे चला जाएगा तो उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ u y है डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में, है ना, y डायरेक्शन में लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगी, प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस लगा देंगे gt, है ना। तो मेरे पास टाइम कितना आ गया, टाइम आ जाएगा, इसको इधर लिया तो gt प्लस का हो गया, gt प्लस का हो गया इक्वल्स टू u बाय, तो टाइम कितना आ गया, तो बोलोगे u/g आ रहा है ना, ये तो हाफ टाइम फ्लाइट है, डबल कर देंगे तो 2y u/g आ जाएगा, कि हाँ तो इस तरह से डराइव होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे 2u/g, है ना, कितनी वैल्यू है u/y की वैल्यू है 25/√2 और g की वैल्यू मैंने बोला 10 लो, कितने सेकंड्स में आंसर आ रहा है
आंसर कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। दैट विल बी 5 √2, 5 √2 वो टाइम है जिस टाइम के लिए ये बॉल प्रोजेक्टाइल कर रही है, उस टाइम तक उसमें कितनी वो रेंज चल चुकी होगी अभी वो हमें निकालनी है, वो सिंपल प्रोजेक्टाइल की। हम सिंपल क्या करेंगे, मोशन की इक्वेशंस लगाएंगे। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हें वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁷, तो वो कितनी फोर्स इस पे लगाएगा, तुम बोलोगे QE फोर्स लगाता है, यानी कि 2 × 10⁻⁷, और चार्ज तुम्हें दे रखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं 5/√2 सेकेंड्स, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख दी, ये चार्ज आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶, ये से कैंसिल होगा 10 पर, ये आ जाएगा 40, क्या 40 न्यूटन फोर्स नहीं आती, 40 न्यूटन की फोर्स इस साइड लगाएगी, तो भी 40 न्यूटन की फोर्स इस साइड लगेगी, है ना। अब मुझे निकालने की एक्सेलरेशन कितना हुआ एक्स एक्सिस में, तो वो हो जाएगा एक्स एक्सिस की फोर्स जो कि 40 न्यूटन है, ये एक्स एक्सिस की फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में थी, बाय में मास, है ना। फोर्स जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, तो फोर्स तुम्हारी आ गई 40, मास हो जाएगा कितना, मास दे रखा है 1 kg, 1 kg, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, सिंपल सी निकल जाएगा। तुम क्या करो, सेकंड इक्वेशन मोशन की यूज करो। क्या कहता है, s = ut + ½ at²। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, s तुम्हें निकालना है जो कि यहाँ पे रेंज को रिजेंबल करेगा। तो और इनिशियली वेलोसिटी y डायरेक्शन कितनी है, 0 नहीं है, जल्दी जल्दी में 0 नहीं करना। इनिशियली y डायरेक्शन की वेलोसिटी ये वाली है ना, तो ये हो जाएगी 25/√2, टाइम तुम्हें दे रखा है 5/√2, है ना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन तुमने कितना निकाला 40, इंटू में टाइम हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2। ये देखो ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाला मल्टीप्लीकेशन में, ये मेरी रेंज आ गई टोटल कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये यहाँ पे 2 √2 2 आ जाएगा, ऊपर वाला 125 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर 2 × 2 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, और ये 40 × 25, यानी कि 0 to 1000 हो गया, चाहो तो इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 500। इसको सॉल्व करोगे अगर, चलो मैं सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 125 + 500/2, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 725, सॉरी 625 625, ये हो गया 2.5 मीटर। Therefore option 3 is my right answer। क्या हो गया, ऑप्शन 3 is my right answer of this question। ये हो जाएगा इसका आंसर, सिर्फ कैलकुलेशन डिपेंड करती है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, a particle of charge -q, एक चार्ज का पार्टिकल है जिसका चार्ज दे रखा है -q एंड मास m, मास दे रखा है तुम्हें m, मास दे रखा है m, is released at a distance x from a axis of a ring। एक रिंग की एक्सिस क्या कहलाती है, जैसे समझो ये एक रिंग है, तो इस रिंग की एक्सिस जो है इसके सेंटर से पास होगी, एक रिंग है अगर मेरे हाथ में तो इसकी एक्सिस से सेंटर से पास होगी। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -q, एक पार्टिकल इसका चार्ज रखा है -q, मास रखा है m, इज रिलीज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस, इस सेंटर से -q चार्ज को जिसका मास रखा है इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। A particle of charge -q and mass m is released at a distance x from the axis of ring having charge +q and radius R। इसका रेडियस दे रखा है R, इसका चार्ज दे रखा है +q, मान लेते प्लस होगा, ये मेंशन नहीं है, हाँ साइन मेंशन नहीं है इसका, एंड रेडियस R, जो x है वो बहुत छोटा है R से, बहुत पास से रिलीज कराए हैं, यानी कि SHM की कंडीशन होगी द टाइम पीरियड ऑफ द SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इस टाइम पीरियड क्या होगा जब ये ऑसिलेशन करेगा, जैसे कि देखो ये माइनस चार्ज है, इसको मैंने यहाँ से रिलीज करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी 0 रही होगी, तो यहाँ मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो ये प्लस चार्ज होने की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब वो अट्रैक्ट करेगा तो फिर फोर्स लगाएगा तो ये चलते चलते आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 की, बट फोर्स लगाने की वजह से इसकी तरफ चल के आएगा, तो यहाँ पे आके इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, रुक तो पाएगा नहीं, आगे निकल जाएगा,
फिर आगे निकल जाएगा, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, अपोज करेगा, अब उसके मोशन को अपोज करेगा, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे अपोज करने लग जाएगा, जैसे वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे जाके तो अपोज करेगा, धीरे वेलोसिटी कम होगी, रुकेगा, वापिस अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे 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 मोशन करेगा, ऐसे जब फॉलो करेगा, तो क्या आपने ये कंडीशन दे दी है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है ये एसएचएम होगा। एसएचएम होगा तो मुझे बताना है कि अब इस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, अब इस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इस एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, हम मुझे ये बताना चाहिए ये जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है। एक रिंग की वजह से एक एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि रिंग का चार्ज कैपिटल क्यू बाय में इसका आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई में, ये होता है वैल्यू, ये वैल्यू होती है। अब इन्होंने ये कंडीशन अगर मुझे दे दी है, यानी कि x बहुत छोटा है r से, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा, अगर x बहुत छोटा है तो एक्स का स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा ना, जैसे कि x समझो 0.1, छोटा का मतलब बहुत छोटा हो गया ना, पॉइंट में चला गया, x की वैल्यू 0.1 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.01 हो जाएगी, यानी कि अगर x स्क्वायर 1 से छोटा है तो सॉरी अगर x 1 से छोटा है तो x का स्क्वायर x से और छोटा हो जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो और छोटा हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर का स्क्वायर बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा के क्यू एक्स बाय में आर का स्क्वायर, इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा के क्यू एक्स बाय में आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, अगर वो पास पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब ये जो फोर्स लग रही है इसको ध्यान से देखेंगे, तो आर तो रेडियस है रिंग का वो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट होता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, क्यू चार्ज है रिंग का कांस्टेंट है, एक्स वेरी करेगा जब वो पास आएगा, तो अब ये वो भी कांस्टेंट है ना एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी निकल जाएगी इस चार्ज पर, चार्ज पर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगी, क्यू ई करके निकालेंगे, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, वो भी पता है कि भाई फोर्स जो है वो इस साइड लगेगी, है ना, फोर्स एफ इस साइड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है के क्यू एक्स बाय में आर क्यूब। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जब अगर मैं देखूं तो एक्स इस साइड से नापा जा रहा है, एफ इस साइड है, दोनों आपस में कैसे, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है क्या, ये एसएचएम की कंडीशन होती थी, कोई कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड भी हो रही है, तो यहाँ पर ये है एफ की वैल्यू आ रही है। फोर्स को मैं लिख सकती हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, इस चार्ज का मास मुझे m दे रखा था क्वेश्चन में, देखो m दे रखा था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा k क्यू क्यू एक्स बाय में r का क्यूब डिवाइड बाय मास आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। और जब एसएचएम की कंडीशन होती है ना, जब ये कंडीशन वेरीफाई होती है तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, वो भी प्रोपोर्शनल हो जाता है माइनस एक्स के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब यहाँ पे हटाते हैं तो वो यहाँ पे आता है ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस आता है, बस वो साइन को बताता है कि एक्सेलरेशन और पोजीशन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जैसे कि यहाँ पे खींचेगा तो पोजीशन वेक्टर इस साइड से नापा जा रहा है ना, तो रिंग के सेंटर से नापा जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाली जो सारी वैल्यू है इसको अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है एक्स को छोड़ के बाकी सारा जो बचा वो ओमेगा स्क्वायर है, ये सारा का सारा ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट आ जाएगा, रूट अंडर के क्यू क्यू बाय में आर क्यूब है, या जाएगा ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है क्या, इज इक्वल टू रूट अंडर के क्यू क्यू बाय में एम आर क्यू, है ना। यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे लास्ट में निकाल दो, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड निकालना है इसको इधर करो, 2π बचेगा और ये पूरा उल्टा हो जाएगा रूट अंडर एम, एक काम करते हैं इस के की जो वैल्यू है ना उसको रख देते हैं 4π एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उन्होंने ना एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में से दे रखा है, हम लिख देते हैं 4π एप्सिलॉन नॉट, तो अब ऊपर जाएगा सारा का सारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब समझ लो u इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है u इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा एम आर क्यूब, वो यहाँ पे होगा 4π एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, 4π एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बाय में क्यू स्मॉल क्यू, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देखो इसमें 2π ही नहीं है, 2π ऊपर आएगा, 2π ऊपर आना चाहिए, 4π एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बाय में ये मैच कर रहा है, नजर आ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, देखो 4π एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, 4π एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, therefore ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस करे चैप्टर के, इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।